हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और ये हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ का भाग 2 है। इस भाग में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ये बताया कि इतिहास को अध्ययन करते समय इतिहासकार इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करते हैं। और इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं, पहला जो कालखंड है वो है प्रागैतिहासिक कालखंड, जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। अब 1776 में एक विद्वान है P.F. शुम, ये डेनमार्क से बिलोंग करते थे। इन्होंने प्रागैतिहासिक काल को भी 3 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है पाषाण काल, यानी ये वह काल था जब मानव औजारों के लिए या अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पत्थरों का उपयोग या पत्थरों पर डिपेंड था। फिर दूसरा कालखंड ऐसा कालखंड है जब वो कांसे का उपयोग करने लग गया था। और तीसरा कालखंड लौह काल है, जब वो आयरन का यूज़ करने लग गया था। तो ये डिवीज़न जो है वो P.M. शुम ने किया है प्रागैतिहासिक कालखंड के लिए। अब इसके बाद एक और विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान जॉन लुबक। इन्होंने पाषाण काल को भी आगे अनेक कालखंडों में विभाजित किया है। और ये जो इन्होंने विभाजन किया है वो पाषाण जो उपकरण है, यानी जो हमारे पत्थर के बने औजार हैं, उनका प्रारूप कैसा है और उनकी बनाने की तकनीक कैसी है, उसके आधार पर किया है। अब इस आधार पर पाषाण काल को जॉन लुबक ने 2 कालखंडों में विभाजित किया है। एक है पूर्व पाषाण काल और दूसरा है नवपाषाण काल। फिर आगे थोड़ा सा टाइम बीतता है और 1870s के दशक में लारतेत एक विद्वान है। इन्होंने क्या किया, ये जो पूर्व पाषाण काल था उसको भी इन्होंने प्रारंभिक पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल में विभाजित किया है। यानी P.F. शुम ने प्री हिस्ट्री को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में बांटा। फिर जॉन लुबक ने क्या किया, पाषाण काल को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा, पूर्व पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर एक और विद्वान आए 1870s के टाइम पे, लारतेत। उन्होंने क्या किया, ये जो पूर्व पाषाण काल है इसको भी उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी जो डिवीज़न का क्या बेसिस है, वो बेसिस है पाषाण उपकरणों में जो उनकी बनाने की तकनीक है और उनके जो प्रारूप है उसके आधार पर उन्होंने ये डिवीज़न किया है। अब हम आते हैं इंडिया के ऊपर। तो इंडिया में क्या है, हमारे एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता और भूवैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने इन्हें हम भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। फिर वहीं पे एक और विद्वान है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है। अब रॉबर्ट ब्रूसफुट ने ही भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। तो ये जो आपने 2-3 फैक्ट पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो यही कि रॉबर्ट ब्रूसफुट एक पुरातत्ववेत्ता भी थे और एक भूवैज्ञानिक, दोनों भी थे। और फिर इन्हें हम भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं। जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम क्या है, वो भारत में पुरातत्व के जनक है। यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजी बोलेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम है, बट फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी बोलेंगे तो वो कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी या प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण यानी औजार की खोज की थी। देन अब अगर हम लोग कहें प्रागैतिहासिक काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल जो है वो मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड या सबसे बड़ी लंबी अवधि को कवर करता है। यानी यही वह कालखंड है जिसमें मानव ने अपना पूरा ज़्यादा अपने जीवन का, मानव इतिहास का सबसे बड़ा कालखंड कवर करता है। देन अब इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि उसकी मदद किसने की थी, पत्थरों ने। मतलब अपने उपयोग को पूरा करने के लिए या अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। और ये नीड्स कौन सी थी, मेनली भोजन को प्राप्त करने की और अपनी सुरक्षा करने के लिए। तो इन दोनों नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मानव ने पत्थरों का उपयोग किया था। इसीलिए इस कालखंड को हम लोग पाषाण युग भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर आपको डिवीज़न बताए थे, ये डिवीज़न हम देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। मतलब आधुनिक काल में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। चेंज क्या किया गया है कि पहला चीज़, प्रागैतिहासिक कालखंड मानव इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है। फिर दूसरी चीज़, इस कालखंड में मानव के पास जो आवश्यकताएं थी वो थी भोजन प्राप्त करना और अपनी रक्षा करना। और इसके लिए उसने क्या किया, पत्थरों का यूज़ किया, पत्थरों के औजार बनाए। और इसीलिए हम इस अवधि को क्या कहते हैं, पाषाण युग यानी स्टोन एज कहते हैं। अभी जो पाषाण युग है इसको हम लोग आगे 3 भाग में बांटते हैं। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नवपाषाण काल। अब देखेंगे अगर हम लोग, पूरा का मतलब ही होता है पुराना और पाषाण मतलब पत्थर, मध्य का मतलब मिडल यानी मध्य और पाषाण मतलब पत्थर। नवपाषाण में नव का मतलब है नवीन यानी नया।
ठीक है। अब ये जो आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांट दिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार यही है कि जैसे जैसे हम लोग एक कालखंड से दूसरे कालखंड में जाते हैं तो पत्थरों के औजार बनाने की जो तकनीक है, कौशल है और प्रौद्योगिकी है, उसमें क्रमिक सुधार हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के उपकरणों को अगर देखें तो उसमें हमें क्रमिक सुधार देखने को मिल रहा है। यानी ये जो हम देख रहे हैं ना कि मध्य पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण हैं या औजार हैं वो मध्य पाषाण काल से पिछड़े हुए हैं, या अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं वो पूरा पाषाण काल से बेटर है, क्योंकि उनकी तकनीक बनाने की बहुत अच्छी है। उस समय में मानव और ज़्यादा ग्रो कर गया था, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी मस्तिष्क की जो क्षमता थी वो और ज़्यादा अच्छी हो गई थी, दैट इज़ वाई वो और अच्छे औजार बना था। फिर मध्य पाषाण काल में उसके कैपेसिटी और अच्छी हो गई तो वो और अच्छे औजार बनाने लगा। यानी पूरा पाषाण काल से जब हम लोग नव पाषाण काल की तरफ जाएंगे तो औजारों में हम सुधार देखेंगे। ओके। और इसी कारण हम लोग देखते हैं कि मनुष्य के जो निर्वाह पैटर्न या लाइवलीहुड जो पैटर्न है उसके अंदर भी चेंज आता है। क्या चेंज आता है? वो पूरा पाषाण काल में शिकार संग्रहण करता था, पर नवपाषाण काल तक आते आते वो भोजन उत्पादन करने लग गया। ओके। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है कि पाषाण उपकरणों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है तो उसके लाइवलीहुड पैटर्न में सुधार आ रहा है, या अगर उसको दूसरी तरीके से कहा जाए कि धीरे धीरे वो अपनी लाइवलीहुड पैटर्न या और भी ज़्यादा सोर्सेज को तलाश रहा है ताकि वो भोजन के बेटर ऑप्शंस को ढूंढ पाए, तो इसके लिए वो अपने औजारों में भी परिवर्तन या सुधार करता जा रहा है। तो अब प्रागैतिहासिक मनुष्य के विकास और प्रतिकूल वातावरण में रहने के उसके औजारों और हथियारों के संपूर्ण तकनीकी संशोधन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी जो मानव का विकास है और उसका जो वातावरण है वो अपने वातावरण में रहने के लिए और अच्छे तरीके से एडजस्ट करने के लिए अपने औजारों, अपने हथियारों को इम्प्रूव कर रहा है और उसमें तकनीकी संशोधन कर रहा है। अब इसी साइड में हम देखते हैं कि इस कालखंड में जब मानव प्रागैतिहासिक जीवन में जी रहा है अपने, तो उसके अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस या जैविक दृष्टिकोण से मानव के विकास भी हो रहे हैं, मानव की बॉडी में चेंज आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ 3 जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हम देखते हैं कि मानव अब क्या है, 4 पैरों की अपेक्षा अब 2 पैरों पर चलने लग गया है। तो जब वो 2 पैरों पर चलेगा तो उसके जो शोल्डर्स हैं या उसके जो कंधे हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके। तो शरीर के ऊपरी बदलाव से कंधों के घूमने में उसको गति मिली। फिर दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे उसके मस्तिष्क की क्षमता या कपाल की क्षमता में वृद्धि हुई और मनुष्य का जो मस्तिष्क का आकार हो गया वो 1200 से 1450 सीसी यानी क्रेनियल कैपेसिटी हो गया। और ये जो है ये उसके पूर्वज से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। तो जब 3 गुना ज़्यादा मतलब वो 3 गुना ज़्यादा सोच सकता है। अब जब मानव 2 पैरों पे चलने लग गया तो 2 पैरों पे चलने की वजह से उसके 2 पैर फ्री हो गए। मतलब जो उसके पहले दोनों हाथों और दोनों पैरों का यूज़ वो चलने के लिए करता था, बट अब वो 2 पैरों पे चल रहा है तो 2 पैरों पे चलने की वजह से उसके हाथ फ्री हो गए। अब जब हाथ फ्री हो गए तो उसने हाथों का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया और फिर उसका मस्तिष्क का जो आकार बढ़ गया था उसने उसको और भी ज़्यादा योजना बनाने और नई रणनीति विकसित करने के लिए प्रेरित किया। देन अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जब भी हम लोग प्री हिस्ट्री का स्टडी करते हैं और प्री हिस्ट्री से रिलेटेड, प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जो उसके साइट्स हैं, स्थल हैं, उनको स्टडी करते हैं तो उनमें हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि सभी जो स्थल हैं उनका विकास क्रम एक जैसा नहीं रहा है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज़ कीजिए आप अपने विलेज में रहते हैं और आप अपने विलेज से मूव करके सिटी में आ गए। तो सिटी में आ गए तो अब सिटी में रहते रहते आपको और आपके जनरेशन को रहते हुए ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो गए। तो उसकी वजह से आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गए। बट एट द सेम टाइम अब आपके जो रिलेटिव्स हैं वो भी अब सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब आफ्टर 100 ईयर्स। तो अब 100 सालों के बाद जब वो सिटी में मूव कर रहे हैं तो अब वो भी सिटी में रह रहे हैं और आप भी सिटी में रह रहे हैं, बट आप 100 साल पहले आए थे और आपके रिलेटिव 100 साल के बाद आए। तो इस वजह से आपके रिलेटिव्स में अभी भी गाँव के कुछ लक्षण या उनकी जो कल्चर्स होती है वो रह जाएगी। ओके। तो मतलब अभी रह तो दोनों ही गांव में, दोनों सिटी में रहे बट दोनों का जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो सेम नहीं है। तो इसी तरीके का हम यहाँ भी देखते हैं कि कुछ स्थल जो हैं वो प्री हिस्ट्री में रहे और उनके आगे विकास क्रम नहीं हुआ, मतलब वहाँ का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। बट कुछ स्थल ऐसे हैं जो प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड तक हमें वहाँ पर पीपल्स का रहने सहने का एविडेंस मिलता है, उनका डेवलपमेंट मिलता है। और कुछ ऐसे स्थल हैं जो प्री हिस्टोरी के आगे का कल्चर वो देख ही नहीं पाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक ही कालखंड में सभी
स्थलों का विकास क्रम भी एक समान नहीं रहा है। इट मीन्स कुछ स्थल हैं जैसे मेहरगढ़, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो न्यूलिथिक संस्कृति तक या कल्चर स्टेज तक वो एंटर कर जाता है। बट कुछ ऐसे भी स्थल थे जो न्यूलिथिक का जो फेज़ है वो देख ही नहीं पाए, वो प्री हिस्ट्री के थे, तो वो प्री हिस्ट्री में ही रह गए। ओके, तो अब जो भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट यानी शिकार और भोजन संग्रह की जो अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिले। यानी मेहरगढ़ एक ऐसी स्थल है जहाँ से हमें हंटिंग गैदरिंग से लेकर पेस्टोरलिस्ट यानी पशुपालन और एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि की अवस्था तक की डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेहरगढ़ में हमें ऐसा एक टीला मिला है, और टीले में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सबसे नीचे का लेयर होता है वो उतना ही पुराना होता है। तो जब जितना पुराना मतलब पुराना होगा और जो ऊपर का लेयर होगा वो उतना ही नया होगा। और ये जो टीला बना है वो कैसे बना है, एक ही प्लेस पे मानवों के बार बार रेसिडेंशियल एविडेंसेस की वजह से। तो मेहरगढ़ से हमें आखेट शिकार संग्रहण के अवशेष मिलते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि वहीं के लोग आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ हज़ार साल के बाद वो पशुपालन और कृषि करना सीख गए थे। तो सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर कच्छ मैदान में बोलान नदी के किनारे मेहरगढ़ से पहला सुस्पष्ट साक्ष्य मिला है। यहाँ से हमें कृषिजन्य गेहूँ और जौ की विभिन्न किस्में प्राप्त हुई हैं, और इसकी जो प्रमाणित तिथि है वो क्या है, 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व का है। तो यानी हमें यहाँ से पहले एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिल रहे हैं, और एग्रीकल्चर के एविडेंसेस में भी कौन से क्रॉप्स मिल रहे हैं, गेहूँ और जौ। फिर एक चीज़ और देखते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के एविडेंसेस सिर्फ हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। अगर हम लोग मेन इंडिया की बात करें, इंडियन लैंड की बात करें, तो बेलन घाटी, विंध्या क्षेत्र और नर्मदा घाटी से हमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों के ही अवशेष मिलते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि मानव ने शिकार और आकेट या फिर संग्रहण की अवस्था से लेकर अन्न उत्पादन यानी नवपाषाण तक का जो चरण है उसके उन्होंने फेज देखे थे। और यहाँ पे जो हमें एविडेंसेस मिले हैं उसमें क्रमिक विकास का एक की एक श्रृंखला हमें मिलती है। देन यहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर सेगमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग इसको और आगे का फेज़ देखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट को प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।